नमस्कार दोस्तों। आज मैं जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तब पूरे भारत के लोग क्यों रोए, उसी का मैं आप लोग के सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ। पहली चीज़ कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले जब अंतरिम सरकार बनी, उसके भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय देश की हालत बहुत ही खराब थी। सिर्फ हिंदू ही नहीं रोए, मुस्लिम ही नहीं रोए, जिस संप्रदाय के लोग भी थे वो सब लोग रोए। जिस तरह से महात्मा गांधी की हत्या पर पूरा देश रो उठा था, उसी तरह जवाहरलाल नेहरू की जब मौत हुई तब पूरा देश रोया, क्योंकि उनकी खासियत यह थी कि सबसे पहले उनकी जो छवि थी धर्मनिरपेक्ष की थी। वो सभी धर्म का सम्मान करते थे, सर्वधर्म सभा में विश्वास करते थे, आत्मदीपों में विश्वास करते थे और जो भी देश की नीतियाँ बनती थी सभी के कल्याण के लिए बनती थी। उन्होंने समाजवाद से लेकर के औद्योगिकरण तक को बढ़ावा दिया, बीच का रास्ता अपनाया। जबकि महात्मा गांधी मशीन के विरोधी थे, इसके बावजूद उनको पता था कि जब तक देश में उद्योग का स्थापना नहीं होगा, उद्योगपतियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि आज़ादी के पहले जो बम्बई प्लान बना था वो देश के जाने माने उद्योगपतियों ने ही बनाया था, चाहे वो टाटा उद्योगपति हो चाहे बिरला के हो। इस तरह से मुख्य रूप से जो बम्बई प्लान के जो योजनाकार थे, मुख्य रूप से 3 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकारा और उसे आज़ादी के बाद इम्प्लीमेंट करने की नसीहत दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया। क्योंकि भारत में खाद्यान्न की तो भूमि थी, लेकिन वहाँ तक सिंचाई नहीं पहुँच पाया था, जिसके कारण ज़मीन उपजाऊ नहीं हो पाता था। इस संदर्भ में आप इंदिरा गांधी नहर को भी देख सकते हैं, जो राजस्थान में बना है। इसकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही पड़ गया था। इस तरह से देश में बहुत से ऐसे नहर का निर्माण किया गया। नदी जोड़ो परियोजना का जो संकल्प था उस समय से ही, आज़ादी के बाद से ही चल रहा था, जो बाद में केन बेतवा के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं भारत में जो जवाहरलाल नेहरू का योगदान था, उसी की बुनियाद पर आज भारत टिक रही है। और जो भी सरकार सत्ता में आ रही है उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रही है, उनके विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आज के संदर्भ में जो देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ चुका है, खास करके हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के बीच, वह बहुत ही चिंता के विषय है। ये कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू की नीतियों, उनके विचारधारा को कष्ट पहुंचाती है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के सुरक्षा से लेकर के हर जगह उनकी नीतियाँ मजबूत थी। सिर्फ चूक वहीं पे उनसे हुई कि चीन ने 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया, लेकिन वह 1962 के युद्ध में भारत के विश्वासघात करते हुए चीन अपनी सेनाओं को असम के तेजपुर तक भेज दिया था। चूँकि जवाहरलाल नेहरू को यह विश्वास नहीं था कि ये जो है चीन है जो भारत के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा और पंचशील समझौता को तोड़ेगा।
इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को ही देन थी कि चीन को पुनः तेजपुर से अपने देश की ओर सेना को वापस बुलाना पड़ा और जो भी विवादित क्षेत्र था वो ब्रिटिश काल से ही उस पर चीन अपना हक जमाए हुए है, लेकिन वह चीन के अस्थायी रूप में नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जो 1912 ईस्वी में जो भारत और तिब्बत के बीच सीमा जो खींची गई थी वह तिब्बत के सीमा से मिलती थी। उस समय चीन का भी अस्तित्व नहीं था, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार करता। लेकिन आज भी वो अक्साई चीन का इलाका हो चाहे कोई और भी इलाका हो उसके कब्जे में है। अब आज न कल वह क्षेत्र भारत में वापस आएगा, क्योंकि उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जो उनकी पुत्री थी। उन्होंने पाकिस्तान को चना चबा करके बांग्लादेश जैसे देश को तोड़ करके एक नया स्वतंत्र देश बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान को तो टूटन का सामना करना ही पड़ा, चीन को भी सबक मिला। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के समय में जो बहुत सा क्षेत्र पास चीन के कब्जे में था, चाहे वो नाथुला का दर्रा हो चाहे पिरजिर का दर्रा हो, कुछ पाकिस्तान के कब्जे में था और पुनः भारतीय सेना वापस लिए। ये तभी हुआ जब इंदिरा गांधी ने अपने स्तर से सच्ची निर्णय लेनी शुरू की। ये कहीं न कहीं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति उनके पिता जवाहरलाल नेहरू से ही मिलती है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रतिभाशाली, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और पढ़ा लिखा व्यक्ति विजनरी होता है, वो अपनी विरासत को छोड़ करके जाता है ताकि उसकी विरासत को संभालने वाला कोई दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति ही उसको संभालेगा, उसको आगे बढ़ाएगा और उसको मजबूत करेगा। कुछ हद तक भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी उनको नीतियों पर आगे बढ़ते हुए औद्योगिक कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिसके कारण भारत आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है और दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। क्योंकि जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय देश की हालत बहुत ख़राब थी, छत बिछत स्थिति में थी, दंगा फसाद का माहौल था। क्योंकि पाकिस्तान का जब भारत से अलग हुआ तो देश का जो माहौल था उस चारों तरफ लाश ही लाश, खून की नदियाँ एक तरह से बह रही थी। उसको संभालने में ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन संभालते संभालते एक समस्या भारत का समाधान नहीं होता था, दूसरा समस्या सामने आ जाता था। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन जैसे देश बार बार भारत को छद्म युद्ध में या प्रॉक्सी वार में उलझाए रखा, जिसके कारण भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसकी भी उन्होंने सामना करते हुए भारत को एक सुदृढ़ देश के रूप में परिणत किया। जितने विदेशी रियासत थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के उनको विलय किया। इसी संदर्भ में अमीर खुसरो का एक कवाली कह लें या गज़ल कह लें, जिसकी 2 पंक्तियां हैं। खुसरो रैन सुहाग की जो अमीर खुसरो को जो गज़ल के कवाली की जो पंक्तियां हैं, खुसरो रैन सुहाग की जाके पी तन मेरो मन पियो को दोई भये एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की जाके पी के संग मन मेरो तन
मन मेरो तन पियो को दोई भयो एक संग। इसका मतलब ये होता है कि जब निजामुद्दीन औलिया की जब डेथ हुई थी तो अमीर खुसरो ने खूब रोया था, और रोते रोते ऐसा कहा जाता है कि वहीं पे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। उसी तरह भारत जवाहरलाल नेहरू और भारतीयों के बीच का जो संबंध था एक तरह से निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की तरह ही था, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन भारत के लोग जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर बहुत रोए थे, क्योंकि उन्होंने देश का जो दिया आज उसी के बुनियाद पर देश आगे बढ़ रही है।